नहीं सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का एरिया ये है जिसको हमने डिस्कस करना है, टैक्स एज अ मीन फॉर डेवलपमेंट। टैक्स किस तरह से डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में काम आ सकता है। इसमें इसकी अगर मैं पहली बात करूं तो सर स्टोरी आपको सुनाता हूं। स्टोरी ये है कि एक दफ़ा आपके मुल्क के वज़ीर आला लाहौर में मौजूद थे और वो गुज़र रहे थे। उन्होंने देखा कि लाहौर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है और धुआं बहुत ज़्यादा हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब लाहौर में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक और धुआं हो गया, पोल्यूशन भी इतनी ज़्यादा है, तो इसका क्या हाल है। तो उनके साथ एक एडवाइज़र बैठे हुए थे, मुशीर। उन्होंने कहा कि अगर लाहौर से फैक्ट्रियाँ निकाल के लाहौर से बाहर रख दी जाएँ तो लाहौर में बड़ा सुकून हो जाएगा, ट्रैफिक भी कम, धुआं भी कम, आलूदगी भी कम। अब वो ये काम करना चाहते थे लेकिन फैक्ट्री ऑनर्स ने एग्री नहीं किया, फैक्ट्री ऑनर इस बात को नहीं माने। तो उन्होंने टैक्स को एज ए टूल इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जो बंदा अपनी फैक्ट्री लाहौर से बाहर ले जाएगा वह उसको अगले 5 साल टैक्स माफ़ कर देंगे। सर जी मेरी बात समझ आई है। तो इस तरह टैक्स को एज ए टूल इस्तेमाल किया ताकि मुल्क की डेवलपमेंट की जा सके। अंग्रेज़ी आपके पास ये लिखी हुई है कि बिजनेसमैन को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, बिजनेसमैन को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि टैक्स इंसेंटिव, ताकि वो अपने फ़ायदा सोचकर जो है वो इन्वेस्टमेंट करे और जिससे ओवरऑल सोसाइटी में नौकरियां भी मिलेंगी, मौके भी मिलेंगे और खुशहाली भी आएगी। सर दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। और दूसरे नंबर पे अमीर आदमी पे ज़्यादा टैक्स लगाना, गरीब आदमी पे कम टैक्स लगाना, अमीर आदमी से टैक्स वसूल करना, गरीब आदमी पर खर्च करना, ये इससे डेवलपमेंट ऑफ द इकॉनमी होती है। तीसरी बात सर, कस्टम ड्यूटी या टैक्स लागू करना किस पर। सर जो आइटम लग्जरी आइटम मंगवा रहा है उस पर ज़्यादा टैक्स लगाना, या जो आइटम ऐसी मंगा रहा है जो ऑलरेडी पाकिस्तान में बन रही है उस पर ज़्यादा टैक्स लगाना। यार मेरी बात समझ आ रही है। वो आइटम जो ऑलरेडी पाकिस्तान में बन रही है अगर हम उस पर ज़्यादा टैक्स लगा देंगे इसका मतलब ये है कि जनाब बाहर से होने वाली इंपोर्ट डिस्करेज होगी, बाहर से आने वाली इंपोर्ट क्या होगी, डिस्करेज होगी। तो वो कह ये रहा है कि जो आइटम पाकिस्तान में बन रही है अगर आप उसे इंपोर्ट करें तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगाओ, और अगर लग्जरी आइटम है तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगाओ। सर अब एक एग्ज़ाम्पल सुनिए। अभी पिछले दिनों हड़ताल हो रही थी, जो कैट और डॉग फूड वाले हैं ना, वो कह रहे थे कि जिन्होंने बिल्लियों का खाना बहुत महंगा कर दिया। तो सर वो लग्जरी है, वो बिल्ली अगर बिस्किट ना भी खाएगी तो उसका गुजारा हो जाएगा। इंसान भूखे मर रहे हैं। तो यार मेरी बात समझ आ रही है। तो जनाब अब लग्जरी आइटम पे टैक्स, लग्जरी जो आइटम है उस पर टैक्स लागू करना, ये इसको वो कह रहा है कि जी इस पे होना चाहिए। और जो ऐसी आइटम ऑलरेडी पाकिस्तान में बन रही है अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर टैक्स ज़्यादा करने, जैसे मैंने जैपनीज़ गाड़ी की मिसाल दी, उस पर ज़्यादा टैक्स लगाया है ताकि जो पाकिस्तान में गाड़ियाँ बन रही हैं वो बिकें। ठीक हो गया। तो भाई वो यही बात कर रहा है, इन दोनों चीज़ों से क्या होगा, डेवलपमेंट होगी, मुल्क तरक्की करेगा। टैक्स क्रेडिट सर जी अब 2 तरह के लोग हैं। एक वो जिसने लंगर खाना खोला है और वो लोगों को फ्री रोज़ 1000 बंदे को खाना खिलाता है। ये बंदा जो चैरिटी का काम कर रहा है इसकी इनकम पे टैक्स नहीं होगा। वो इदारा, मैं इसको चेंज करता हूं जुमला फिर सुनिएगा, वो इदारा जो चैरिटी का काम करता है उसकी इनकम पे टैक्स नहीं होगा। और वो बंदा जो ऐसे इदारे को डोनेशन देता है उसकी इनकम पे टैक्स, उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें काबिल गौर हैं, एक है लव्स टैक्स क्रेडिट और एक है लव्स टैक्स एग्जेम्पशन। टैक्स एग्जेम्पशन का क्या मतलब है सर, टैक्स माफ़ी। टैक्स एग्जेम्पशन का क्या मतलब है, टैक्स माफ़ी। टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब है, टैक्स में कमी। सर जी अगर जो बंदा लंगर खाना खोल रहा है
उसको टैक्स माफी है। और जो बंदा ऐसे इदारे को डोनेशन दे रहा है जिसने लंगर खाना खोला हुआ है उसको टैक्स में कमी मिलेगी। सर समझ आ रही है? तो भाई ये हो गया टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी या डोनेशन, और टैक्स एग्जेम्पशन उस बंदे को जो इंस्टीट्यूशन है उसको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी, और जो डोनेट करेगा उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सर पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड कंट्री है और पाकिस्तान में ज़राअत का जो काम भी होता है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट्स और आईटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स पर जो है वो टैक्स इंसेंटिव मिलते हैं और टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है। सर टैक्स एज अ मीन ऑफ डेवलपमेंट में ये 5 पॉइंट्स थे, आपके साथ डिस्कस कर लिए। 2 मिनट आपके पास है, जल्दी से इसको रीड कर लें फिर मैं आगे चलता हूँ। सर जी टैक्स इंसेंटिव क्या होता है? यानी टैक्स के हवाले से फ़ायदा। हम आपको बच्चों को कहते हैं जी हम आपको इंसेंटिव देंगे, तो इंसेंटिव ये भी हो सकता है कि 2000 फीस कम कर दें, इंसेंटिव ये भी हो सकता है कि किताब साथ फ्री दे दें, इंसेंटिव ये भी हो सकता है कि फ़िज़िकल के साथ ऑनलाइन फ्री दे दें, इंसेंटिव ये भी हो सकता है कि 2 कोर्स के साथ 1 कोर्स फ्री दे दें, इंसेंटिव ये भी हो सकता है कि जनाब 3 कोर्स लेने पर 15,000 डिस्काउंट कर दें। ये सारे क्या हैं? फ़ायदे। इसी तरह टैक्स के हवाले से इंसेंटिव भी हो सकते हैं, आपका टैक्स कम कर दें, आपको टैक्स माफ़ कर दें, आपको 1 साल के लिए टैक्स माफ़ कर दें, आपको 2 माह के लिए टैक्स, मुख्तलिफ किसी भी तरीके से टैक्स का फ़ायदा, इसे कहते हैं टैक्स इंसेंटिव। सर बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉज, टैक्स लॉज की बुनियाद एडम स्मिथ का नाम सुना है आपने इकोनॉमिक्स में? सर एडम स्मिथ इकोनॉमिस्ट था, उसने कहा टैक्स के कुछ बुनियादी असूल होने चाहिए। 4 असूल उसने बताए। पहला सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का क्या मतलब है? टैक्स लायबिलिटी शुड बी क्लियर एंड सर्टन। सर सर्टन का मतलब है टैक्स लेने वाले को भी यकीन हो कि मेरा टैक्स कितना बनता है, और टैक्स देने वाले को भी यकीन हो कि मैंने कितना टैक्स अदा करना है, इबहाम ना हो, डाउट ना हो, इसको कहते हैं सर्टेनिटी। दूसरा आ गया कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है? सर जी आसानी, पे करना, जो वक्त जिस वक्त पे करना है वो भी आसान हो और जिस तरह पे करना है वो भी आसान हो। ठीक हो गया? टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट कन्वीनियंट होनी चाहिए। तीसरा इक्वालिटी, सब लोगों के लिए टैक्स का कानून एक जैसा होना चाहिए। चौथा इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, टैक्स शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, टैक्स इतना महंगा नहीं होना चाहिए। टैक्स की कलेक्शन के टैक्स डिस्करेज हो। और मैं अक्सर इसके बारे में एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अपने दोस्त से 5,000 रुपये लेना था, वो कसूर रहता है, और मैंने उसे कहा भाई मेरा 5,000 दे दो, कहते हैं आके ले जाओ। अब अगर मैं गाड़ी पर कसूर जाऊँगा तो मेरा 8,000 रुपये का फ्यूल लग जाएगा, तो मैं 8,000 का फ्यूल अगर मेरा लगना होगा तो मैं 5,000 रुपये लेने तो नहीं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मकसद बात करने की ये है कि भाई टैक्स की कलेक्शन एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए। टैक्स की कलेक्शन इतनी एक्सपेंसिव ना हो कि लोग टैक्स मतलब कलेक्ट करने वाला कहे रहने दो भाई टैक्स कम बनता है, हमारा कलेक्ट करने का खर्चा ज़्यादा बनेगा। टैक्स की कलेक्शन एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए और टैक्स इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो उससे बिजनेस डिस्करेज हो। ठीक हो गया? जल्दी से इसको रीड कर ले, 2 मिनट आपके पास। ले सर, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्स। अगला पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्स, टैक्स को लागू करने के प्रिंसिपल्स। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो वो कहता है 3 तरह के प्रिंसिपल हैं। एक है बेनिफिट प्रिंसिपल, वो कहता है जो गवर्नमेंट से जितना फायदा ले वो उतना ज्यादा टैक्स जमा कराए। दिस इज बेनिफिट प्रिंसिपल। सर आप अगर मोटरवे से जाएंगे तो मोटरवे का टोल टैक्स देंगे, मोटरवे से नहीं जाएंगे, जीटी रोड से जाएंगे तो जीटी रोड का टोल टैक्स देंगे। भाई जो फायदा उठा रहा है उसको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज बेनिफिट प्रिंसिपल। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, जिसकी जितनी हैसियत है उसको उतना टैक्स देना चाहिए। एबिलिटी टू पे हैसियत,
जिसकी जितनी हैसियत है उसको उतना ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। दिस इज एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। तीसरे नंबर पे आ गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहता है कि हर बंदे को फिक्स परसेंटेज पर टैक्स देना चाहिए हर बंदे को। यानी जिसकी इनकम 10 रुपये है उस पर भी 2% टैक्स लगे या 5% टैक्स लगे, जिसकी इनकम 100 रुपये है उस पर भी 5% टैक्स लगे, जिसकी इनकम 10 लाख है उस पर भी 5% टैक्स लगे। यानी सब लोग एक फिक्स परसेंटेज के तहत टैक्स दें। दिस इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। तो भाई बेनिफिट प्रिंसिपल, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, 3 पढ़ाए। बेनिफिट प्रिंसिपल क्या है? जो जितना फायदा उठा रहा है गवर्नमेंट से वो उतना ज्यादा टैक्स दे। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल क्या है? जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना टैक्स दे। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल क्या है? सब लोग फिक्स परसेंटेज पर टैक्स दें। दिस इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। 2 मिनट आपके पास हैं। ऑनलाइन वालों, जब मैं ये कह रहा हूँ 2 मिनट, तो आपने भी वीडियो पॉज करनी है और पहले एक बार बुक से इसको रीड करना है, फिर आगे चलना है जी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल भाई ने पूछा पाकिस्तान में लागू है, तो इसका जवाब है कि हर कंपनी पर 29% टैक्स लगता है, चाहे उसकी इनकम 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़ हो। तो अगर हर कंपनी पे 29% लग रहा है तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल है। ठीक हो गया सर जी? जी। अब उसके बाद आगे चलते हैं। पढ़ लिया? चलूं आगे या थोड़ा टाइम दे दूं? आगे चलूं? जी सर जी। अब मैं आ गया हूं काइंड्स ऑफ टैक्सेशन पे। सर 3 तरह की टैक्सेशन की काइंड है। सबसे पहला इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल की बेस पर एक काइंड है जिसको कहते हैं फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स। फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स। अब वो क्या कहता है? वो कहता है मिसाल के तौर पे एक बंदे की इनकम है 1 लाख और एक की इनकम है 10 लाख। जी देखिएगा ये कैप्चर हो रहा है। एक की इनकम है 1 लाख, एक बंदे की इनकम है 10 लाख। टैक्स रेट दोनों पर कितना लगेगा? 29% टैक्स रेट लगेगा दोनों पर। यानी 1 लाख वाले पे टैक्स रहेगा 29,000, 1 मिलियन वाले पे टैक्स रहेगा 2,90,000। यार मेरी बात समझ आ रही है? सर दिस इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहता है कि इनकम बढ़ी है तो टैक्स बढ़ा है, लेकिन टैक्स रेट क्या रहा है? फिक्स रहा है। आ जाओ जरा, इनकम बढ़ी है, टैक्स बढ़ा है, टैक्स रेट फिक्स रहा है। दिस इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। दिस इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। क्लियर होगी बात भाईजान? इसका स्क्रीनशॉट आप शेयर करेंगे ग्रुप में। नजर नहीं आ रहा इससे? ये नज़र नहीं आ रहा? आना तो चाहिए, वैसे बहुत दूर पड़ा हुआ है कैमरा जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 1 मिनट पॉज कीजिएगा ज़रा। दिस इज प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्स। अगला आ जाए दूसरी काइंड ऑफ टैक्स। सर इसकी एग्जांपल क्या है? कंपनीज पे जो इनकम टैक्स लगता है, ये इसकी एग्जांपल है, मैंने भी बताई है। सर जी आगे चलते हैं। दूसरा है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पर जो टैक्स है वो कौन सा टैक्स है? प्रोग्रेसिव टैक्स। एक बंदे की इनकम है 1 लाख, एक की इनकम है 10 लाख। एक बंदे पे टैक्स लगता है 10%, 10 लाख वाले पे टैक्स लगता है 30%। अमाउंट एक बंदे की 10,000, दूसरे की 3 लाख। सर जी अगर इनकम की बात करें, इनकम की बात करें तो सर इनकम बढ़ी है, टैक्स बढ़ा है, टैक्स रेट भी बढ़ा है। फर्क देख रहे हैं?
इनकम बढ़ी टैक्स बढ़ा, टैक्स रेट भी बढ़ा। फ्लैट में इनकम बढ़ी टैक्स बढ़ा, लेकिन टैक्स रेट क्या रहा? फिक्स रहा सर। दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब जरा आगे चल रहा हूं सर। इंडिविजुअल और एओपी पे जो टैक्स लगता है ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है सर। सर आगे चलते हैं और बात करते हैं रिग्रेसिव टैक्स की। रिग्रेस कहते हैं उल्टा, यानी एक बंदे की इनकम है 1 लाख, एक बंदे की इनकम है 10 लाख, दोनों पे टैक्स 10-10 हज़ार लग रहा है। दोनों पे टैक्स 10-10 हज़ार लग रहा है। अब जिसकी तो इनकम है 1 लाख उसके लिए ये 10% है, जिसकी इनकम है 10 लाख उसके लिए ये, यार मेरी बात समझ आ रही है? ये ऐसे ही है कि जैसे 10 लोगों को फाइन किया गया है बुक ना लाने पे, तो जिसकी जेब में ही 200 रुपया था, जब उसे 100 देना पड़ेगा तो उसे बड़ी तकलीफ होगी। तो जिसकी जेब में 5000 था वो 100 देखिएगा कि ठीक है कोई बात नहीं। यार मेरी बात समझ आ रही? अमाउंट तो सेम है, अमीर आदमी के लिए मुश्किल नहीं है, गरीब आदमी के लिए मुश्किल है। आप मेरा पॉइंट समझ आ रहा है आपको? सर ये बात कह रहा है, वो कहता है इस केस में इनकम बढ़ रही है, टैक्स फिक्स है, टैक्स रेट इनकम बढ़ रही है, टैक्स फिक्स है, टैक्स रेट उल्टा कम हो रहा है। दिस इज रिग्रेसिव टैक्स। देखो इनकम बढ़ी तो टैक्स फिक्स रहा, टैक्स रेट उल्टा क्या हो गया? तो यार मेरी बात समझ गए हो? सर दिस इज रिग्रेसिव टैक्स। और इसकी एग्जांपल क्या है? सेल्स टैक्स। सर जी सेल्स टैक्स सब लोगों पे एक जितना लगता है। अमीर आदमी के लिए मुश्किल नहीं होता, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये एक जूस, ये 1 लीटर पेट्रोल जब आप बाइक में डलवाते हैं तो आपको भी 50 रुपए टैक्स देते हैं, और जब कोई BMW वाला 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है तो वो भी 50 रुपए टैक्स देता है। तो यार अब उसकी इनकम बहुत ज्यादा है, उसके लिए 50 रुपए का मसला नहीं है। शायद मेरी आपकी इनकम बहुत कम हो, उसके लिए 50 रुपए का मसला हो। यार मेरी बात समझ आ रही है? दिस इज रिग्रेसिव टैक्स। आपको मैं एक चीज समझाने लगा हूं सर जी। असल में ये जो काइंड्स ऑफ टैक्सेशन है ना, ये 2 चीजों को लिंक कर रही है, एक इनकम को और एक टैक्स रेट को। अब समझना, इनकम बढ़ी टैक्स रेट फिक्स रहा, दिस इज प्रोपोर्शनल टैक्स। इनकम बढ़ी टैक्स रेट भी बढ़ा, दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्स। इनकम बढ़ी टैक्स रेट कम हुआ, दिस इज रिग्रेसिव टैक्स। यार मेरी बात समझ आ रही है? ये बात, ये पॉइंट है सर जी। ओ भाई काइंड्स ऑफ टैक्सेशन समझ आ गए सर जी? काइंड्स ऑफ टैक्सेशन में आप ये स्लाइड आपकी उसमें नहीं है किताब में, ये मैं इंशाल्लाह ग्रुप्स में शेयर करवा देता हूँ। अली हसन ये प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और बाकी ये सब कुछ किताब में लिखा हुआ है, ये मैं आपको बड़ी डिटेल में सारा डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा जी, अब आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज। टैक्स लॉज की क्या खसूसियात हैं, इसकी बात करने लगा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज। टैक्स की क्या खसूसियात हैं? सबसे पहली खसूसियत, टैक्स इज एन एनफोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट वॉलेंट्री इन नेचर। सर एनफोर्स्ड समझ आए? इम्पोज्ड। सर आपने चंदा देना है, मस्जिद में डोनेशन देनी है, मर्जी है देना है, दे नहीं देना ना दे, लेकिन आपने टैक्स में कंट्रीब्यूट करना है, ये आपकी मर्जी नहीं है, आपकी मजबूरी है। सर कानूनी तौर पे लागू किया गया है, ये आपकी चॉइस नहीं है कि भाई मैं टैक्स नहीं देना चाहता, सॉरी, ये वाला मजाक आप नहीं कर सकते। हाँ आपने मस्जिद में चंदा नहीं देना, आप ना दे। तो टैक्स क्या है? एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन है, वॉलेंट्री इन नेचर नहीं। दूसरा, टैक्स इज जनरली पेएबल इन कैश। सर टैक्स को बैंक में पे करना है, कैश में पे करना है, फौरी पे करना है। आप कहें टैक्स वालों को कि अगले महीने पे कर दूंगा वादा,
तो टैक्स वाले ये बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप टैक्स वालों को कहें यार मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ, मेरे पास पैसे नहीं है, टैक्स वाले ये बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप टैक्स वालों को कहें कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, ये पकड़ो चेक, 3 माह का चेक दे दिया, टैक्स वाले ये बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। सर टैक्स पैसे पे करने पड़ेंगे। वो कहता है टैक्स चेक के ज़रिए, प्रॉमिसरी नोट के ज़रिए, इन काइंड के ज़रिए आप पे करेंगे तो वो कबूल नहीं होगा। तो टैक्स कैसे पे करना है? कैश में पे करना है, फौरी अकाउंट में जमा करवाना है। अगर आप चेक दें या प्रॉमिसरी नोट दें या इन काइंड दें, इन काइंड कहते हैं चीज़ दे देना। एक बच्चा है, वो हमारे पास क्लास पढ़नी थी, उसने कहा सर मेरे पास फीस नहीं है, मैं आपका टीए बन जाता हूँ। अब वो पैसे नहीं दे रहा बल्कि उसके बदले क्या कर रहा है? इन काइंड फ़ायदा ले रहा है। सर जी समझ आ रही है? तो ये क्या हो गया? ये इन काइंड पेमेंट्स को कहते हैं। यहाँ आप किसी होटल में गए, आपने खाना खा लिया, आपको पता था मेरे पास पैसे नहीं हैं, उन्होंने आपको कहा जब आप निकलने लगे तो उन्हें पकड़ लिया कि भाई पैसे दो। आपने कहा पैसे तो नहीं है, उन्होंने कहा चलो बैठ के सारे बर्तन दो। ठीक है, तो ये जो आपने अब खाना खा के बर्तन धोए हैं, ये इन काइंड पेमेंट की है। सर समझ आ रही है? आगे चलते हैं सर। टैक्स इज प्रोपोर्शनेट इन करेक्टर। टैक्स प्रोपोर्शनेट है यानी बढ़ने वाला है, और जिसकी जितनी हैसियत हो उसको उसके मुताबिक टैक्स देना चाहिए। टैक्स लागू होता है, किस पर लागू होना चाहिए? इनकम पर, ट्रांजैक्शन पर, प्रॉपर्टी पर। सर इनकम पे टैक्स लागू होता है उसे इनकम टैक्स कहते हैं, ट्रांजैक्शन पे टैक्स लागू होता है उसे सेल्स टैक्स कहते हैं, प्रॉपर्टी पे टैक्स लागू होता है उसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। ये टैक्सेस इम्पोज होते हैं, ये लेविड होते हैं ऑन एक्स राइट्स एंड प्रिविलेजेस। सर जी ये वाले टैक्स एक तो ये इनकम, ट्रांजैक्शन और प्रॉपर्टी पे लगता है, इसके अलावा टैक्स लागू हो सकता है किस पे? एक्स पे, राइट्स पे या प्रिविलेजेस पे। सर आपने फ्रेंचाइज ली है, उस पे टैक्स लग जाता है। आपने बैंक से सर्विसेज ली है, उस पे टैक्स लग जाता है। सर ये यानी टैक्स इन चीज़ों पर भी लगता है और इन पर भी लग सकता है। टैक्स लागू होता है इनकम पर, ट्रांजैक्शंस पर, प्रॉपर्टी पर, और टैक्स लागू होता है एक्स पर, राइट्स पर या प्रिविलेजेस पर। कंजम्पशन पे टैक्स लगता है, मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लागू होता है। तो भाई एक्स, राइट्स, कॉपीराइट्स, ये जो फ्रेंचाइज लिया है आपने, ये एक राइट होता है ना कि आप अब उसका नाम इस्तेमाल करेंगे, उस पर भी टैक्स लगता है। ठीक हो गया? तो भाई इन सारी चीज़ों पे टैक्स लगता है। सर ये टैक्स लागू कौन करता है? टैक्स इम्पोज कौन करता है? इसका जवाब ये है कि जिस टैक्स ऑफिस की जुरिस्डिक्शन में आप होते हैं वो आप पे इम्पोज करता है। अब जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है? जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है एरिया ऑफ अथॉरिटी। मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से जा रहा था, मेरा मोबाइल स्नैच हो गया, बंदे ने आया, हेड पे गन रखी, मुझसे मेरा मोबाइल ले लिया। अब मैंने सोचा मैं क्या करूं, मैं घर चला गया। घर वालों ने कहा मोबाइल से कोई मसला ना हो जाए, आप पहले जाके इसकी एक FIR दर्ज कराएं। मैं मॉल टाउन में रहता हूं, मैं वहां के थाने चला गया, जाके FIR दर्ज करवाई। तो FIR दर्ज करवाने गया, तो मैं जब वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे कहा जी वकूआ कहाँ पेश आया? मैंने कहा जी गार्डन टाउन में। तो उसने कहा वहाँ के थाने जाएं, वो वाला गार्डन टाउन हमारी हदूद में। और यार मेरी बात समझ आ रही है? यानी गार्डन टाउन, मॉडल टाउन थाने की हदूद में फॉल नहीं करता। पॉइंट भी किया। इसी तरह टैक्स वालों की हदूद है, आपसे टैक्स, वही आपको टैक्स का नोटिस दे सकता है, वही आपको टैक्स के बारे में कहेगा जिसके एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में आप आएंगे, या आपकी प्रॉपर्टी आएगी, या वो देखें लिखा हुआ है टैक्स इज लेविड बाय द स्टेट। गवर्नमेंट, हुकूमत लागू करती है। कौन सी? जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो बंदा आता है या उसकी प्रॉपर्टी आती है। सर जी अगर आपकी प्रॉपर्टी पंजाब में है तो सिंध गवर्नमेंट आपको नोटिस नहीं भेज सकती,
कि अपनी प्रॉपर्टी पे टैक्स जमा कराओ, वो कौन भेजेगा? पंजाब गवर्नमेंट। यार मेरा पॉइंट समझ आया? तो भाई जिसकी हदूद के अंदर आप फॉल करते हैं वो बंदा आप पे टैक्स लागू करवा सकता है। जिसकी हदूद में आप या आपकी प्रॉपर्टी फॉल करती है वो इदारा, स्टेट का वो रिप्रेजेंटेटिव आपसे टैक्स लागू करेगा। और जो पर्सन प्रॉपर्टी राइट एक्ट और ट्रांजैक्शन पर जो टैक्स लगना है ये वो वाला बंदा लागू करवा सकता है जिसकी जुरिस्डिक्शन में आप आ रहे हैं। और सर समझ आ गई? तो भाई जिसकी हदूद में आप फॉल करेंगे वो बंदा आपसे कहेगा भी टैक्स दो। सर समझ आ रही है? ये जितने अफसर होते हैं इनकी एरिया ऑफ अथॉरिटी और इनकी हदूद होती है। लो सर, टैक्स इज लेविड बाय द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट एंड टैक्सेशन। सर जी टैक्स कौन लागू करता है? लागू कौन करता है? लॉ मेकिंग बॉडी। पाकिस्तान में उसका क्या नाम है? मैंने कल भी बताया था। टैक्सेशन लॉज को अप्रूव कौन करता है? पार्लियामेंट। सर पाकिस्तान में टैक्स का कानून नेशनल असेंबली में पास होता है। इसकी स्टोरी ये है कि असल में जून के फर्स्ट वीक में एक फाइनेंस बिल पेश होता है। किसके सामने? नेशनल असेंबली के सामने। नेशनल असेंबली अगर इसको पास कर दे तो ये क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट बन जाता है। इस साल 2024 में जून के महीने में फाइनेंस बिल 2024 पेश किया जाएगा, जो कि पास हो गया तो वो क्या बन जाएगा? फाइनेंस एक्ट 2024 बन जाएगा और ये कानून पास हो जाएगा। ये कानून कब से कब तक लागू होगा? ये कानून 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक लागू होगा, जिसको कहा जाएगा टैक्स ईयर 2025। कानून पास 2024 में हुआ, फाइनेंस एक्ट 2024 होगा, मगर टैक्स ईयर किस साल के लिए होगा? टैक्स ईयर 2025 के लिए। यार मेरा पॉइंट समझ? आई कैप वालों ने पहले स्कीम पास की है, बाद में लागू की है ना बच्चों पे। इसी तरह पहले कानून पास होगा 24 में और लागू कब होगा? उसके बाद, यानी टैक्स ईयर 2025 में। तो भाई टैक्स को लागू किया जाता है, लागू करता है एफबीआर, और टैक्स का लॉ किससे अप्रूव होता है? नेशनल असेंबली से अप्रूव होता है। सर टैक्स के पैसे को इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए? 4 मेजर जगह हैं। सबसे पहली इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, डैम, पुल, ब्रिजेस वगैरह। हेल्थ, सेहत पे, एजुकेशन पे, और सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी में आर्मी भी आती है, सिक्योरिटी में पुलिस भी आती है। जो टैक्स का पैसा है ये इन 4 एरियाज़ पर मेनली खर्च होता है, यानी आम आवाम के लिए खर्च होता है। सर जी आपकी फ़ौज पे पैसा नहीं देंगे, फ़ौज नहीं होगी तो आपके मुल्क पर इंडिया अटैक कर देगा, वो भी ज़रूरी है। पुलिस को पैसा देते हैं, पुलिस नहीं होगी तो विद इन पाकिस्तान मसाइल बहुत बढ़ जाएंगे, वो भी ज़रूरी है। तालीम बड़ा अहम फैक्टर है, तालीम, हेल्थ, सेहत, और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, और इन ट्रेन, मेट्रो, ये जो सहूलतें हैं ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में फॉल करती हैं। तो भाई अच्छा जी, ये जितने मैंने आपको कानून बताए ना, ये कहते हैं ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉ है। टैक्स का कानून ऐसा होना चाहिए। ठीक हो गया? आपके पास 2 मिनट है, जल्दी से इसको पढ़ लें फिर मैं आगे चलूँगा। ले सर जी, प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम। साउंड टैक्सेशन सिस्टम, तगड़ा, अच्छा। साउंड माइंड सुना है ना आपने? साउंड कहते हैं अच्छे को, तगड़े को, मजबूत को। हाँ जी, अच्छा टैक्सेशन सिस्टम के अंदर 4 खुसूसियात होनी चाहिए।
पहली, टैक्स का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि जितने पैसे मुल्क को दरकार है उतने पैसे टैक्स के निज़ाम से वसूल कर लिए जाएं, हासिल कर लिए जाएं। सर मेरी बात समझ आ रही है? यानी टैक्स का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि कम से कम मुल्क के खर्चे तो पूरे हों। तो पहला स्टेप ये है कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू शुड बी सफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। और टैक्स का निज़ाम ऐसा होना चाहिए, अगर मुल्क को पैसों की ज़रूरत है तो टैक्स से पैसे ज़्यादा आ जाएं, और अगर मुल्क अवाम को रिलीफ देना चाहती है तो टैक्स के पैसे कम हो जाएं। यानी रेवेन्यू शुड बी केपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग, फैल जाए, बढ़ जाए, और कॉन्ट्रैक्टिंग, सुकड़ जाए इन रिस्पॉन्स टू द नीड। आपके मुल्क में एकदम बिजली का मसला पैदा हो जाता है और वो कहते हैं जनाब पैसे ज्यादा दरकार हैं, बिजली के मीटर, बिजली के पर यूनिट के ऊपर वो आपको 35 पैसे या 50 पैसे क्या लगा देते हैं, डैम टैक्स लगा देते हैं। अब क्या हो गया सर, पैसा ज्यादा सारा इकट्ठा हो गया। अगर वो अवाम को रिलीफ देना चाह रहे हैं, अब पैसा दरकार नहीं है हुकूमत को, अवाम को रिलीफ देना चाह रहे हैं, पेट्रोल पे 10 रुपए टैक्स कम कर दिए। सर मेरी बात समझ आ रही? टैक्स का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि सफिशिएंट हो टू मीट द एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू शुड बी केपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग एनुअली इन रिस्पॉन्स टू वेरिएशन इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। सर जी इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, दूसरी बात करने लगा। टैक्स एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पे लगना चाहिए, यानी अमीर आदमी ज़्यादा टैक्स दे और गरीब आदमी कम टैक्स दे। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, वो कहता है टैक्स शुड बी क्लियर एंड प्लेन टू टैक्स पेयर। सर आसान होना चाहिए, समझ में आ जाए, सर्टन होना चाहिए। दूसरा, टैक्स के डिपार्टमेंट में जो लोग हों वो तादाद में भी पूरे हों और काबिलियत में भी पूरे हों। वो कहते हैं एडिक्वेट तादाद में, वेल ट्रेंड काबिलियत में भी पूरे हों। सर तीसरा, कन्वीनियंट एज टू टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट, जिस तरह पेमेंट करनी है, जब करनी है और जिस तरह करनी है, इसमें आसानी होनी चाहिए। ये एडम स्मिथ में मैंने आपको भी पढ़ाया है सर जी, क्लियर एंड प्लेन भी पढ़ाया है एडम स्मिथ में, कन्वीनियंट भी पढ़ाया है एडम स्मिथ में, और नॉट अनड्यूली बर्डनसम टू डिस्करेज बिजनेस। ये तीनों पॉइंट्स एडम स्मिथ वाले रिपीट हो रहे हैं। और लास्ट है कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स। सर जी आपके मुल्क का गोल तो ये है कि हमने अवाम को रिलीफ देना है, और अगले दिन टैक्स का चेयरमैन कह देता है एफबीआर का कि पेट्रोल पे टैक्स 10 रुपये बढ़ रहा है, तो ये क्या बकवास है। वज़ीर आज़म कुछ कह रहा है, चेयरमैन एफबीआर कुछ कह रहा है, दे शुड भी क्या होना चाहिए, इन लाइन होना चाहिए ना। सर जी मेरी बात समझ आ रही है, ये इन लाइन होना चाहिए। तो भाई टैक्स लॉज कंसिस्टेंट होने चाहिए इकोनॉमिक गोल्स के साथ। इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द प्रोग्राम जिनका ताल्लुक किससे है, बेसिस सर्विसेज इंटेंडेड फॉर मैसेज। मैसेज का मतलब होता है अवाम। अवाम को जो सर्विसेज दी जा रही हैं उसके गोल के साथ वो जो प्रोग्राम्स हैं उनके साथ आपका टैक्स का कानून क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट, इन लाइन, उसके मुताबिक होना चाहिए। सब देखें ना, अगर वज़ीर आज़म कहते हैं हमने आपको रिलीफ देनी है तो बनता ही है ना कि फिर पेट्रोल की कीमत से टैक्स कम किया जाए, यस और नो। लेकिन वज़ीर आज़म के हमने आपको रिलीफ देनी है और एफबीआर का चेयरमैन के टैक्स 10 रुपये बढ़ गए, तो इसका मतलब है ये दोनों तो उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम में ये 4 बातें थी। 2 मिनट आपके पास है, प्लीज एक बार रीड कर लीजिए। सर प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम के बाद हमारा अगला है डिफरेंट टैक्स लॉज। सर जी 2 तरह के टैक्स हैं, एक को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो टैक्स पे डायरेक्टली एफबीआर को पे करता है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो टैक्स पे डायरेक्टली एफबीआर को पे नहीं करता बल्कि थ्रू इंटरमीडियरी, तीसरे बंदे के जरिए एफबीआर को पहुंचता है।
इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। मैं तनख्वाह लेता हूं, तनख्वाह लेकर जो मेरी सैलरी है वो मैं एफबीआर को बताता हूँ मेरी इतनी सैलरी है, उस पर टैक्स बनता है, वो टैक्स मैं एफबीआर को जमा कराता हूँ। दिस इज डायरेक्ट टैक्स। एफबीआर को जमा कराना मेरी जिम्मेदारी है, दिस इज डायरेक्ट टैक्स। टैक्स जो कि मैं एफबीआर को डायरेक्टली जमा करा रहा हूँ, दिस इज डायरेक्ट टैक्स। बड़ा आसान सा एरिया है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स हैं जो कि गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे करता है और ये इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होता है। जैसे एग्जांपल है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स। अब इसमें पहले आ गया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स नेट इनकम पे लगता है और इनकम सैलरी वाली भी हो सकती है, प्रॉपर्टी किराए की इनकम भी हो सकती है, कारोबार से कमाया गया पैसा भी हो सकता है, शेयर्स को बेचकर जो पैसा कमाया वो भी हो सकता है, या उसके अलावा भी हो सकता है। उसने कहा इन सारे तरीकों से जो पैसे कमाए हैं सर, इंशाल्लाह हमने कल से इनकम टैक्स शुरू करना है ना, चैप्टर 4। ये तो हमारा जो एरिया है ये बेसिक्स का एरिया है, जो कल हम इंशाल्लाह चैप्टर 4 शुरू करेंगे, उस वहाँ से इनकम टैक्स शुरू करना है। और तकरीबन 1.5 से 2 माह तक इनकम टैक्स पढ़ाते हैं, तो सब कुछ बड़ी डिटेल में आ जाएगा। अभी तो सिर्फ आपको ये समझाना है इनकम पे जो टैक्स लगता है उसे इनकम टैक्स कहते हैं। और इनकम कहाँ से कमाई है? सैलरी वाली इनकम भी हो सकती है, प्रॉपर्टी वाली इनकम भी हो सकती है, बिजनेस वाली इनकम भी हो सकती है, कैपिटल गेन वाली इनकम भी हो सकती है, अदर सोर्स वाली इनकम भी हो सकती है। सैलरी यानी तनख्वाह, प्रॉपर्टी इनकम यानी किराए की इनकम, बिजनेस इनकम यानी कारोबार की इनकम, कैपिटल गेन यानी शेयर बेचकर जो पैसे कमाए, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यानी इन चार के अलावा अगर कोई इनकम हो तो वो अदर सोर्स में आती है। और सर क्लियर हो गया? उसके बाद आगे कैपिटल वैल्यू टैक्स। कैपिटल वैल्यू टैक्स डिफरेंट ट्रांजैक्शंस पर लागू होता है, जैसे ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या ट्रांसफर ऑफ राइट। कैपिटल वैल्यू टैक्स ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ राइट पे लागू होता है। और ये टैक्स हमने डायरेक्टली किसको जमा कराना होता है? एफबीआर को। इस वजह से ये कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। अब हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं जमा कराते बल्कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कराते। मैं आपको मिसाल देता हूं। सर आप बाइक में फ्यूल डलवाने गए, आपने कहा भाई 1 लीटर फ्यूल डाल दो। फ्यूल का रेट है 294, उसमें 50 रुपये टैक्स है। तो आपने जब 1 लीटर फ्यूल डलवा लिया, आपने उसे कहा भाई ये पकड़ो 244, बाकी टैक्स है ना 50 रुपये, वो मैं खुद ही गवर्नमेंट को दे दूंगा, वो मैं जानूँ और गवर्नमेंट जानूँ। क्या वो ऐसा करने देगा आपको? कभी भी नहीं करने देगा। क्यों? लॉ कहता है आप इंटरमीडियरी को टैक्स दे दो, वो मुझे जमा करवा देगा। सर इसलिए इस टैक्स को क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। हम जो बाजार से कोई चीज़ खरीदते हैं, जूस खरीदते हैं, जूस के ऊपर लिखा होता है, जूस के ऊपर लिखा होता है 60 रुपये का जूस है, लिखा होता है 42 रुपीज़ जूस के और 18 रुपये सेल्स टैक्स लिखा होता है ना। ये 18 रुपये हम उसको 42 दें और उसे कहें 18 रुपये मैं खुद गवर्नमेंट को दे दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमें उसे 60 देंगे। तो ये जो 18 रुपये है ये असल में टैक्स है जो हम उस दुकानदार को देते हैं और वो फिर आगे जमा करवाता है। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और सर समझ आ रही है? इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स कलेक्टेड बाय द इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी कहते हैं दरमियान वाले बंदे को। इंटरमीडियरी फ्रॉम द पर्सन हु बेयर्स द अल्टीमेट इकोनॉमिक बर्डन ऑफ टैक्स, जो अल्टीमेट इकोनॉमिक बर्डन ऑफ टैक्स को बर्दाश्त करता है, यानी अल्टीमेटली टैक्स वो पे कर रहा होता है। सर जी 42 रुपये का जूस है, 18 रुपये टैक्स है, आपको कितने रुपए का जूस पड़ता है? 60 रुपये का। आप 60 रुपये देकर जूस पीते हैं, तो वो जो 18 रुपये के टैक्स का बोझ है वो किसके ऊपर आया? उस कंज्यूमर पर, उस टैक्स पेयर को जिस बेचारे ने जूस पीने का सोच लिया। और सर समझ आ रही है? सर दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। कस्टम ड्यूटी। सर जी कस्टम ड्यूटी, मुल्क से कोई चीज बाहर जाए या मुल्क में कोई चीज दाखिल हो, इस पर जो ड्यूटी होती है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स होता है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। सर याद रखिएगा, टैक्स एक लफ्ज है टैक्स, एक लफ्ज है ड्यूटी, एक लफ्ज है
टैरिफ, एक लफ्ज है लेवी, एक लफ्ज है रेट्स। इन सारी चीजों का मतलब टैक्स ही है, मुख्तलिफ नाम है टैक्स के। टैक्स, ड्यूटी, टैरिफ, लेवी, रेट, चार्ज भी कहते हैं बाज़ औक़ात। तो भाई गुड्स इंपोर्ट की हो या एक्सपोर्ट की हो फ्रॉम पाकिस्तान, उन पर टैक्स लगता है किसके मुताबिक? कस्टम ड्यूटी के कानून के मुताबिक। अब देखो वो कहता है अगर आप लग्जरी आइटम इंपोर्ट करोगे या वो आइटम जो ऑलरेडी पाकिस्तान में बन रही है वो इंपोर्ट करोगे तो उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, पढ़ाया ना। लेकिन आप नेसेसरी गुड्स अब प्याज की शॉर्टेज होगी, प्याज इंपोर्ट किया, अब उस पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए या कम? जरूरी आइटम है ना। तो भाई अगर आप नेसेसिटीज इंपोर्ट कर रहे हैं या प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड आप एक पाकिस्तान में एक बंदा धागा इंपोर्ट करता है और एक बंदा बनी बनाई पेंट इंपोर्ट करता है, किस पे टैक्स ज्यादा लगना चाहिए? जो बंदा धागा इंपोर्ट कर रहा है उसने धागे से पहले कपड़ा बनाना है, कपड़े से पेंट बनानी है, कपड़े से सिलाई करनी है, सिलाई से पेंट बननी है, फिर बिकनी है, तो इतने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो रॉ मटेरियल पे टैक्स कम होता है। अगर कोई बंदा मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है तो उस पर टैक्स कम होता है। अगर कोई बंदा मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है तो उस पर टैक्स कम होता है। अगर कोई बंदा रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है तो उस पर टैक्स कम होता है। टैक्स किस पे ज़्यादा होता है? जो लग्जरी इंपोर्ट करता है। किस पे ज़्यादा होता है? जो ऐसी आइटम इंपोर्ट करता है जो ऑलरेडी पाकिस्तान में बन रही है। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो भाई यही बात वो कह रहा है, हाई रेट्स आर लेविड ऑन लग्जरी आइटम एज वेल एज लेस एसेंशियल गुड्स। इंपोर्ट टैरिफ ऑन इंडस्ट्रियल प्लांट एंड मशीनरी और लो मटेरियल क्या होता है? कम होता है देन कंज्यूमर गुड्स। शैम्पू बेस रॉ मटेरियल मंगवाना, उस पर टैक्स कम लगेगा। आप बनी बनाई शैम्पू की शीशी मंगवा लें, उस पर टैक्स। यार पॉइंट समझ आ रहा है सर? दिस इज कस्टम ड्यूटी। चलूं आगे सर जी। उसके बाद आ गया फेडरल एक्साइज ड्यूटी। सर फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी एक टैक्स है, गिनती की आइटम पे लगता है, 16 आइटम्स है तकरीबन। ये कुछ गुड्स पे लगता है, कुछ सर्विसेज पे लगता है। हमारे सिलेबस में नहीं है, सीफैप में इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। ठीक हो गया? बस इतना सा समझ लो कि कुछ गुड्स पर लगता है, कुछ सर्विसेज पर लगता है। और फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक ऐसा टैक्स है जो सिर्फ रेट पर नहीं, अमाउंट पर नहीं लगता। हमारे दिन में तो यही ना, 100 रुपए की चीज़ है उसके ऊपर 17 रुपए या 18 रुपए टैक्स लगना है। सर बाज़ों का तो टैक्स किलो के हिसाब से लग रहा होता है, बाज़ों का टैक्स नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से लग रहा होता है। हर सिगरेट की बेस पर टैक्स लगता है। तंबाकू किलो के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है, जितने किलो हो उतने किलो के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। सर जी समझ आ रही है? तो भाई FED सीमेंट पे लगती है, टोबैको पे लगती है, सिगरेट पे लगती है, और अगर सर्विसेज की बात करूं तो बैंकिंग सर्विसेज पे लगती है। ठीक हो गया? ये किस बेस पर? वो कहता है सिर्फ अमाउंट की बेस पर नहीं, बाज़-औक़ात क्वांटिटी की बेस पर, बाज़-औक़ात वेट की बेस पर भी FED लगती है। वो कहता है अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर FED नहीं लगेगी, गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर FED नहीं लगेगी। सर जी सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो इंपोर्ट पर भी लगता है और सप्लाई पर भी लगता है। कितने %? 18% के हिसाब से। ये हमारे सिलेबस में और बड़ी डिटेल में हमने इसको पढ़ना है। ये हमारे सिलेबस में है और बड़ी डिटेल में हमने इसको पढ़ना है। बस आप इस वक्त ये ज़हन में रखें, 18% लगता है, इंपोर्ट के ऊपर भी लगता है, सप्लाई के ऊपर भी लगता है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। लो सर जी, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की स्टोरी थी। डिस्क्रिप्शन की बात करने लगा हूं। ये अब मैं आपको आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान।
ये पढ़ाने से पहले 2 मिनट दे रहा हूं, एक बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, कोई सवाल है पूछे फिर कराता हूं। अच्छा, अब अगला जो एरिया जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा ये क्लियर नजर आ रहा है भाई? कोई नहीं नजर आ रहा? ज़ाहिरी बात है, बिल्कुल बंद तो नहीं हो सकता, जो कुछ है नज़र तो आएगा। देखते हैं सर क्या है, कहते आ रहा है। नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि ये बिल्कुल विजिबल हो गया। 1857 लिखा हुआ है सर जी। स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि 1857 में इंडिपेंडेंस वॉर हुई, जंग आज़ादी हुई। अच्छा, इससे पहले इधर इंडो पाक में टैक्स का कोई सिस्टम था ही नहीं, टैक्स लगता ही नहीं था। 1857 में पहली बार वॉर हुई। 1860 में पहली बार टैक्स लगा, गोरों ने लगाया, ब्रिटिश एम्पायर ने लगाया। और ये इस वजह से लगाया चूँकि 1857 में जो जंग आज़ादी हुई थी ना, उसको रिटेलिएट करने के लिए, उसको दबाने के लिए इनका बड़ा पैसा लग गया था। 1860 में टैक्स लगा और 1865 में क्या हो गया? रिपील हो गया, मनसूख हो गया। 1860 में जो टैक्स लगा था, 1865 में वो ख़त्म हो गया टैक्स। और फिर 1886 आ गया। 1886 में दोबारा टैक्स लगा, लेकिन ये टैक्स सिर्फ ट्रेडर्स पर, ताजरों पर लगा था और कुछ सूबों पर लगा था, कुछ सूबों पर लगा था, सारे सूबों पर नहीं लगा था। क्या जूम करके सिर्फ इसको कवर करें तो हो सकती है बेहतरी? 1886 में पहली बार जनरल इनकम टैक्स लगा है, जो ताजिरों पर लगा है। 1914 से 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 आया है, पहली जंग अजीम आई है। 1917 में, इस वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान 1917 में उन्होंने कहा भाई 50,000 से ज़्यादा की इनकम वाले बंदों पर, अब उस वक़्त 50,000 एक बहुत बड़ी इनकम थी। 1917 में कम से कम आज का 5 करोड़ रुपया लगा लें भाई। जिसके पास इतने पैसे होंगे, या कंपनीज वो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, उस पर टैक्स लगेगा। 1918 में जंग की वजह से फिर दोबारा तरमीम की। 1920 में 1917 के कानून में तरमीम की, लेकिन 1922 में जो कानून बना है ना, 1886 प्लस 1917 प्लस 1918 प्लस 1920, सारे को मिला के एक बहुत अच्छा कानून बनाया, 1922 का कानून। और इस कानून के मुताबिक जो टैक्स का कानून बना, वो बहुत अच्छा था। 1947 में क्या बन गया? पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनते साथ ही इन्होंने यही वाला कानून क्या कर लिया? एडॉप्ट कर लिया। और पाकिस्तान ने तो 1979 के दौर में, ज़िया-उल हक के दौर में पहली बार टैक्स का कानून बनाया। कब टैक्स का कानून बनाया? 1979 में जाके पाकिस्तान का पहला टैक्स का कानून बना। और ये कानून 23 साल तक चलता रहा। 2001 में जाके आया परवेज मुशर्रफ। 2001 में जो परवेज मुशर्रफ आया ना, तो उस दौर में फिर दोबारा टैक्स का कानून लगा, जिसको क्या कहा जाता था? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कहा जाता था। ये बना। ये वाला कानून आज तक चल रहा है, 2023 2024 ये कानून आज तक चल रहा है। ये कौन सा कानून था? ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का कानून है। अभी आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि सर जी, एक तरफ आप कहते हैं कि टैक्स में चेंजेस आती हैं, सब यही बताते हैं टैक्स में चेंजेस आती हैं, और आपने बताया कि हर साल जो है वो कानून पेश किया जाता है नेशनल असेंबली के सामने, फाइनेंस बिल और वो फाइनेंस एक्ट बनता है, तो वो नहीं होता।
सर एक है बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी कानून यही है इनकम टैक्स 2001 का, उसमें कुछ तब्दीली करनी हो तो हम एक्ट के जरिए कर देते हैं, फाइनेंस एक्ट 2022, फाइनेंस एक्ट 2023। सर समझ आ रही है? तो भाईजान कानून कौन सा है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का कानून है, और उसमें अमेंडमेंट्स कर दी जाती हैं। ये अमेंडमेंट्स कैसे की जाती हैं? फाइनेंस एक्ट्स के जरिए ये वाली तरामीम कर दी जाती हैं। यार मेरी बात समझ आ रही है? ये असल गेम है, ये असल गेम है। तो भाई चैप्टर नंबर 1 में जो कुछ था मैंने आपको तसल्ली के साथ एक एक चीज़ बताई है। अब इसकी एक छोटा सा एरिया रह गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स की एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल। इंशाल्लाह प्लान ये है कि कल मैं उससे शुरू करूँगा, वो कल करवा दूँगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन वाला, जिसकी E1 एक एग्जांपल भी और पास पेपर भी हैं, वो करवाऊँगा। और उसके बाद इंशाल्लाह कल हम क्या शुरू कर देंगे? इनकम टैक्स शुरू कर देंगे, चैप्टर 4। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो पूछिए। तरामीम फाइनेंस एक्ट के जरिए होती हैं, यस, इस कानून में। फाइनेंस एक्ट आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले एक्ट बिल प्रपोज करते हैं, नेशनल असेंबली में पेश होता है, वो पास हो जाता है तो वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है, और उसके जरिए फिर ऑर्डिनेंस में तरमीम हो जाती है। जी भाई, और कोई सवाल? ओ यार समझ भी आ रही है कि नहीं? सर मैंने कैचअप सेशन में सारी चीज़ें तसल्ली से बताई हैं। सिर्फ अंग्रेज़ी, मैं रेगुलर क्लास में अंग्रेज़ी भी पढ़ता हूँ, वो अंग्रेज़ी मैंने नहीं पढ़ी, बातें सारी आपको की हैं। आप घर जाके अंग्रेज़ी पढ़ने का टाइम भी आपको क्लास में दिया है। अब आप एक बार घर जाके किताब अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने सिर्फ आपको ये कहा था कि सिर्फ इन दिनों में आप 2 या 2.5 आवर्स बुक पढ़ लें, आपको ये साथ के साथ ही याद हो जाएगा। ठीक हो गया? लो सर, इंशाल्लाह कल हम आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।